राजनीतिक विज्ञान अध्याय नंबर 1 सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी मैंने आपको समझाया था क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। फिर हमने बात किया था बेल्जियम और श्रीलंका की जातीय संरचना के ऊपर में। ये सारे टॉपिक हम समझ चुके थे क्या होता है, किस प्रकार से होता है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के ऊपर में। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के लिए नीति चलती चली आ रही थी। 2 प्रकार की जातियाँ थी, तमिल और सिंगलेज। आइए थोड़ा सा हट के बात करते हैं, जो मैं आपको समझाता हूँ क्या बात था। 1956 में एक कानून पास किया गया जिसमें बताया गया कि सिंगली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। 1956 में एक कानून पास किया गया जिसमें सिंगली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित की गई। इसके अंदर में बताया गया कि सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया जिससे तमिलों की अवहेलना शुरू हुई। ये पहला चीज़ था इस कानून के अंदर में जो निर्माण किया गया था। क्या था कि सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया जिससे तमिलों की अवहेलना हुई। दूसरा जो इसमें बताया गया वो था बहुसंख्यकवाद का अर्थ है बहुसंख्यक समुदाय मन चाहे ढंग से देश का शासन चला सकती है। अर्थात इस कानून के पास होने के बाद श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद स्थापित हो गया जिसके कारण अल्पसंख्यक समुदायों की अवहेलना शुरू हो गई। इस कानून में जो नया संविधान निर्माण किया गया था इस बात के प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठों का संरक्षण एवं बढ़ावा स्थापित करेगी। इस कानून में बताया गया कि सिंगली को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई है। चारों के बारे में हम समझते हैं। चारों चीज़ों में क्या दिया गया था। पहले बताया गया कि सिंगलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया जिससे तमिलों की अवहेलना हुई। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की स्थापना हो गई। वे अपने समुदाय में मनचाहे ढंग से देश की शासन चला सकते थे जिसके कारण अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना हुई। नया संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया कि बौद्ध मठों के संरक्षण एवं उसका बढ़ावा दिया जाएगा। और चौथा और आखिरी, सिंगलियों को विश्वविद्यालय में सरकारी नौकरियों की प्राथमिकता दी जाएगी। बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम में किस प्रकार की समझदारी की गई। बेल्जियम में ऐसी कौन कौन सी चीज़ थे जो बेल्जियम को श्रीलंका से अलग बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि बेल्जियम में 1970 और बेल्जियम के अंदर में 1970 और 1993 के बीच संविधान में संशोधन किए गए थे जिसके मुताबिक कई बातों को शामिल किया गया। वो कौन कौन चीज़ें थी इस कानून के अंदर में, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। पहला, केंद्र सरकार डच और फ्रेंच भाषा के मंत्रियों की संख्या समान होंगी। अर्थात जो केंद्र सरकार का निर्माण किया जाएगा उसमें दोनों समुदाय के लोग होंगे, दोनों भाषी लोग होंगे, चाहे वो डच हो चाहे फ्रेंच हो, दोनों की संख्या समान होगी। दोनों में से कोई भी एक विशेष कानून को पारित नहीं कर सकता है। उन कानून पारित करने के लिए दोनों की सहमति आवश्यक है। जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, उसमें दोनों समुदाय का प्रतिनिधित्व दिया गया। यहाँ की जो सामुदायिक सरकार हो उसमें एक भाषा बोलने वाले लोगों को उनकी भाषा की संस्कृति के आधार पर छोड़ दिया गया। अर्थात कोई अगर एक समुदाय में है तो वो उसी प्रकार के भाषाएं बोल सकते हैं, उसी समुदाय में रहेंगे और चीज़ें। दूसरा था, राज्य और केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का बंटवारा कर लेती ताकि वो सही तरीके से कार्य करें। तो बेल्जियम के अंदर में जो 1970 और 1993 के बीच में नया संविधान में संशोधन किए गए उसके मुकाबले भी 4 बातें शामिल निकल के आती है। पहला, केंद्र सरकार डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होंगी। दूसरा, राजधानी ब्रुसेल्स में दोनों समुदाय था। तीसरा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियाँ क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। अर्थात क्षेत्र सरकार का राज्य सरकार से पे या फिर केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद सामुदायिक सरकार के एक ही भाषा बोलने वाले लोगों द्वारा सांस्कृतिक भाषा से जुड़े फैसलों का अधिकार दिए गए। अब हम बात करते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण सत्ता की साझेदारी हमें आवश्यक लगती है।
तो हम इन दो बातों से समझ सकते हैं। पहला है युक्तिपरक तर्क, दूसरा है नैतिक तर्क। यानी कि सत्ता के साझेदारी इसलिए आवश्यक है, उसके दो पहलू से हम समझ सकते हैं। पहला युक्तिपरक तर्क, दूसरा नैतिक परक तर्क। युक्तिपरक तर्क की बात करें तो इसमें हम लाभ और हानि के परिणामों पर आधारित बात करते हैं, क्योंकि युक्ति है, युक्ति अर्थात लॉजिकल की बात होती है, यानी किससे हमें फ़ायदा होता है, किससे हमें लाभ होता है। वह नैतिकता जो है वो आधारभूत महत्व की बात करता है, अंतर्भूत महत्व की पर आधारित होता है। अगर हम पहले बात करें दोनों चीज़ों में, तो इसके अंदर में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अगर युक्तिपरक की बात करें, यानी सत्ता का अगर विभाजन कर दिया जाए और उसके युक्तिपरक नज़रिए से देखा जाए तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव का अंदेशा बिल्कुल कम हो जाता है। वहीं नैतिकपरक की देखा जाए तो सत्ता का विभाजन इस प्रकार से करना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र जो है वो अंतर आत्मा होती है। दूसरा, युक्तिपरक में बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा होता है। वहीं नैतिक परक की बात करें तो लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े हुए हैं। लोगों का अधिकार है कि उसे सलाह ली जाए, प्रशासन की शासन किस प्रकार से किया जाए। तो ये दो रूप दिखते हैं हमें, पहला युक्तिपरक तर्क और दूसरा नैतिक तर्क। हम इसको और भी समझ सकते हैं, अगर फिर से समझें या अन्य भाषा में समझे तो सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके दो पहलू हैं, पहला युक्तिपरक तर्क और दूसरा नैतिक परक तर्क। नैतिकता जो उन सभी बातों को समाहित करता है जो नैतिकता के आधार पर अंतर्भूत महत्व रखती हैं, और युक्तिपरक जो हमें सत्ता की साझेदारी विभाजित करने पर मजबूर करती है। अब हम सत्ता के विभिन्न रूप की बात करते हैं जिनकी वजह से सत्ता की साझेदारी किया जाता है। तो सत्ता की साझेदारी के दो रूप होते हैं, पहला उर्ध्वाधर वितरण और दूसरा क्षैतिज वितरण। पहले उर्ध्वाधर वितरण के बारे में बात करते हैं। उर्ध्वाधर वितरण में क्या आता है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो इसमें सरकार के विभिन्न अंग स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा कर लेते हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार आपस में। वहीं क्षैतिज वितरण की बात करें तो सरकार के 3 अंग शासन करते हैं। शासन के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो सत्ता का बंटवारा कर लेती है और इस प्रकार से कार्य करती है ताकि कोई भी एक विभाग अपने शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। वे सभी एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों व दबाव समूहों के बीच भी होता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय तथा महिलाओं के प्रशासन में हिस्सेदारी समझती है। वहीं अगर हम इसमें करें तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, हित समूह व दबाव समूहों के बीच सत्ता के राजनीतिक दल एक दूसरे से बदलती रहती है। ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास वो है सत्ता के साझेदारी के रूप। तो सत्ता की साझेदारी के दो रूप हैं, पहला ऊर्ध्वाधर वितरण और दूसरा क्षैतिज वितरण। ये दोनों के दोनों हम अच्छी प्रकार से समझते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ, क्षैतिज के बारे में और ऊर्ध्वाधर के बारे में। आइए देखते हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण को अगर हम समझें तो इसमें 3 रूप दिया गया है। नंबर 1, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तर जैसे केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार में सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। ऊर्ध्वाधर वितरण का पहला चीज़ क्या था कि सरकार अब विभिन्न स्तरों पर केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों में सत्ता का विभाजन कर देती है। दूसरा इसमें क्या है, उच्च स्तर तथा निरंतर स्तर की सरकारें होती है। क्या होता है, उच्च स्तर तथा निरंतर स्तर की सरकारें होती है। निरंतर अंग उच्च स्तर के अधीन काम करता है, अर्थात उच्च स्तर से जो ऑर्डर आता है वो निम्न स्तर के व्यक्ति ही करते हैं। ये स्तरों का जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाना या ऊपर से नीचे की तरफ आना, ये ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। दूसरा हम क्षैतिज के बारे में समझते हैं। क्षैतिज वितरण क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करता है क्षैतिज वितरण। तो क्षैतिज वितरण में पहला पॉइंट है हमारे पास, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। दूसरा, इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का